वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 12 होने वाली है एमसीआरई 2024। ग्रुप 2 की बातें कर रहे हैं, जिसमें आता है आपका AAO जूनियर असिस्टेंट, जूनियर एडमिन ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट एनएस। तो क्लास नंबर 12 में 11th क्लास के अंदर हमने आपको पढ़ाया रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। क्लास नंबर 12 के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, कौन सा रिजर्वेशन? जो आपका अपॉइंटमेंट्स में काम आता है। ठीक है, जब भी कोई पोस्ट निकलती है तो कितना कितना रिजर्वेशन है जो डिसाइडेड है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को। तो ये बेसिकली बात होने वाली है क्लास नंबर 12 में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 12। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एससी एसटी, ठीक है, रिजर्वेशन की। देखो बच्चों, क्या होता है, पहले आप समझो कि एससी एसटी है क्या। ठीक है, क्या है? एक पर्सन जो बिलोंग करता है किसी कास्ट से या ट्राइब से, जाति से या जनजाति से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब डिसाइड किया गया है जहां पर वो रहता है, तो वो होगा आपका एससी और एसटी। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। क्लियर? अब आता है कि कोई पर्सन अगर क्लेम करता है कि वो एससी है, अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट है तो उसको बताना होगा कि वो हिंदू है, सिख है या बुद्धिस्ट है। ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी के अंदर वो एससी है। अ पर्सन कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उसको भी प्रोफेस करना पड़ेगा अपना रिलीजन। ठीक है, यानी बताना पड़ेगा। और जो पर्सन ना एससी से है ना एसटी से है बाय बर्थ will not be deemed to be a member of SC/ST by virtue of marriage with a person belonging to SC/ST। साफ साफ मतलब ये है कि कोई पर्सन, ये चीज है आपके नोट करने वाली। ठीक है, यहां एक मेल है और यहां एक फीमेल है। ठीक है, ये हमने एक फीमेल का केस लिया है। तो देखो इस केस में क्या होगा, मेल फीमेल की बात कर रहे हैं भाई हम। ये मान लो एससी है और ये मान लो जनरल है। अगर ये इनसे मैरिज कर लेते हैं तो भी ये जनरल ही रहेंगे, ये बात क्लियर है इसके अंदर। ठीक है जी, यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज विद अ पर्सन बिलोंगिंग टू एससी एसटी नॉट डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ एससी एसटी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट बताना है आपको। साफ साफ ये भी लिखा है कि कोई पर्सन एससी एसटी बाय बर्थ अगर है, वो कंटिन्यू करना चाहता है इस कैटेगरी से इवन आफ्टर मैरिज विद अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू एससी एसटी, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ये जो फीमेल है यहां पे, फीमेल, ये इन पर डिपेंड करता है कि आफ्टर मैरिज ये एससी या एसटी रहना चाहते हैं या जनरल रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई एससी का पर्सन कन्वर्ट हो जाता है किसी रिलीजन में, हिंदू, सिखिज्म, बुद्धिज्म, क्लियर है ना, तो वो रिवर्ट अपने ओरिजिनल एससी स्टेटस में माना जाएगा अगर मेंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर कास्ट इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। ठीक है, मतलब कोई एससी का पर्सन जो कन्वर्ट हो गया था किसी रिलीजन में, हिंदू, सिख, बुद्धिज्म को छोड़कर, और फिर वो रिकन्वर्ट हो जाता है, बैक से वो रिकन्वर्ट हो जाता है उन रिलीजन में, तो क्या होगा, वो अब ओरिजिनल एससी का स्टेटस उसको मिल ये रहती है इसके अंदर कि वो एक्सेप्टेड होना चाहिए मेंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर कास्ट। ठीक है, चल ये आपको बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एससी एसटी। क्लियर हो गया? अब देखो सर्टिफिकेट क्या है। तो ये बात है, जो पर्सन एससी एसटी का होगा उसको एक सर्टिफिकेट एक फॉर्मेट के अंदर दिखाना होगा। अब सर्टिफिकेट इशू कौन कर सकता है, थोड़ा सा याद रखना, रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। रेवेन्यू
ऑफिसर। ठीक है, तहसीलदार से कम रैंक ना हो उस रेवेन्यू ऑफिसर की, तहसीलदार से कम रैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। एसडीओ होगा सब डिविजनल ऑफिसर। डीएम होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडीएम भी हो सकता है। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर भी हो सकता है, डेप्यूटी कमिश्नर डीसी हो सकता है, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर एडीसी हो सकता है। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो एसडीएम है वो हो सकता है ना। एक वर्ड होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये भी हो सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर भी है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये इशू कर सकते हैं। अगर कोई जैसे प्रेसिडेंसी की कोई बात करे तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ये भी हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस रैंक के अलावा मतलब ये रैंक के जो पर्सन्स है वो आपका क्या है, अथॉरिटी है जो ड्यूली साइन करेगी उस फॉर्मेट को। ठीक है, अगर SC ST OBC कैंडिडेट अनेबल हैं सर्टिफिकेट दिखाने से, ठीक है, जब अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तो दे मे बी प्रोविजनली अपॉइंटेड विद अ कंडीशन टू प्रोड्यूस द प्रेस्क्राइब सर्टिफिकेट विद इन अ रीजनेबल टाइम सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। साफ साफ है, आपने SC ST OBC EWS, SC ST OBC EWS किसी भी रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म फिल कर दिया, डीवी कराई, उस टाइम पे आपके पास नहीं है तो एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपने प्रोड्यूस करना है, नहीं तो वो अपॉइंटमेंट में आपको डिबार कर देंगे, बाहर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका ये। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, बेसिक सही है, आपसे ही पूछ लेते हैं। अगर कोई SC ST OBC ये बहाना बनाकर गवर्नमेंट जॉब ले लेता है और बाद में पता लगता है ये सर्टिफिकेट है जो भी है उनका फेक है, तो क्या होता है? तो इंक्वायरी है। अब इसकी इंक्वायरी कहां पे होगी? लिख दूं यहां पे मैं, फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे जॉब लगी। तो ये याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम लिंक करेंगे आपके कंडक्ट रूल से। तो रूल नंबर जो 14 है CCA का, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील के जो रूल्स हैं आपके 1965 में आए थे, 1965। तो उसके तहत क्या होगा? इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी, और इस इंक्वायरी के बेसिस पे अगर चार्ज प्रूव होते हैं तो उस कैंडिडेट को रिमूव या डिसमिस कर दिया जाता है सर्विस से। ठीक है, डिसमिस करने के बाद कोई भी पेनल्टी भी लगा सकते हैं। जॉब जाएगी, बट कोई पेनल्टी भी लगा सकते हैं, ऐसा मेंशन है। क्लियर हो गया जी? चलो नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। अब एक होती है वेरिफिकेशन। अब ये सारे सर्टिफिकेटों में समझ लेना इस पॉइंट्स को। ठीक है, हो सकता है दोबारा आपको नहीं समझाएंगे ये चीजें अदर केसेस में। अब जैसे मान लो किसी की जो वेरिफिकेशन है सर्टिफिकेट की, स्टेट में हो, यूटी में हो, है ना, वो अगर वेरीफाई होने में टाइम लगाती है तो कोई पेंशन का बेनिफिट वगैरह है तो उसको भी विदहोल्ड कर लिया जाता है, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको वेरीफाई करेगी और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस रिक्वेस्ट को क्लियर करना है। कहने का मतलब यह है बच्चों, आपकी जैसे जॉब लगी तो इसके 6 मंथ्स तक क्या होता है, विद इन 6 मंथ ऑफ द एम्प्लॉय ज्वाइनिंग क्या करना होता है, उस प्रोसेस को
कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ऐसा एक ऑफिस ऑर्डर है जिसमें 6 मंथ का टाइम दिया गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट आपने करनी है 6 महीने के अंदर अंदर। और जब ओबीसी कैंडिडेटों को रिक्रूट किया जाता है तो नो ऑब्जेक्शन इस केस में ली जाती है उनसे, ठीक है, कि भाई जो डिजिटल कॉपी है वो मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आप अवेलेबल करा सकते हो। मतलब आप ये मान के चलो कि किसी कैंडिडेट के पास अगर डिजिटल कॉपी है ओबीसी कम्युनिटी के मामले में, ओबीसी सर्टिफिकेट के मामले में, तो स्टेट या यूटी गवर्नमेंट है जो वो अवेलेबल करा सकती हैं डिजिटल कॉपी उस सर्टिफिकेट की ऑनलाइन, ताकि वेरीफाई रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन कर सकें। तो आज के टाइम में आप देखोगे जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं कास्ट सर्टिफिकेट को आपके जो स्टेट है यूटी है उसकी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, क्यूआर कोड लिखे होते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट का नंबर है उसको चेक कर सकते हैं कि गलत तो नहीं है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। एक ये भी ऑर्डर आता है कि एससी कैंडिडेट है कोई, उसको इन्फॉर्म करना होता है, टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी। किस लिए इन्फॉर्म करना होता है? अगर वो फॉर चेंज ऑफ रिलीजन, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो, ठीक है जी, उसको इन्फॉर्म करना होता है एससी कैंडिडेट को। ये ऑर्डर है सारे जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी? चलो एक नई चीज अब डिस्कस कर लेते हैं। अब एससी एसटी का हम रिजर्वेशन देखेंगे होता कितना है ना, हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन। तो देखो कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है अगर डीआर बेसिस पे, तो उस केस में जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है वो 15% तो आप याद रखो एससी के लिए है और 7.5% है एसटी के लिए। ठीक है, और ये जो है आज की डेट में चलता है आपका 200 पॉइंट का रिजर्वेशन रोस्टर, 200 पॉइंट पोस्ट बेस्ड रोस्टर का भी आएगा, समझाएंगे आपको रोस्टर क्या होता है। तो ये बात बच्चों आपको क्लियर हुई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमने आपको समझा दिया। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा अगर एसएससी का भी कोई एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम कॉमनली कंडक्ट कराते हैं तो भी यही क्राइटेरिया रहेगा 200 पॉइंट वाला। 15% रहेगा एससी के लिए, 7.5% रहेगा एसटी के लिए। क्लियर हो गया? अब एक कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप करा रहे हो डीआर अदर देन बाय ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन के अलावा अगर आप करा रहे हो तो उसमें क्या है, वो 120 पॉइंट्स का रिजर्वेशन रोस्टर है, 120 पॉइंट्स का। तो इसके अंदर ये होगा जी 16 से ही 2/3% तो होगा एससी के लिए और ये 7.5 ही रखा गया है, 7.5% रहेगा एसटी के लिए। ठीक है, बट ये आप ज्यादा याद रखोगे इस चीज को। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब जो हमने आपको रिजर्वेशन का मतलब समझाया ये किस किस में एप्लीकेबल है, किस किस में एप्लीकेबल नहीं है, ये पता होना ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेबल, अब ये रिजर्वेशन यहां पे लिख देते हैं एससी एसटी, ये कहां पे एप्लीकेबल है तो नोट करो, जितनी भी ऑल सर्विसेज है नॉन इंडस्ट्रियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर उसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, चाहे वो हो आपकी इंडस्ट्रियल पोस्ट है और चाहे हो बच्चों वो आपकी नॉन इंडस्ट्रियल पोस्ट है। तो इंडस्ट्रियल रहे या नॉन इंडस्ट्रियल, कंडीशन इसके अंदर यही रहेगी कि इस पे ये एप्लीकेबल आपका रहेगा। वर्क चार्ज पोस्ट है, ठीक है, वर्क चार्ज पोस्ट उनके लिए भी होता है एप्लीकेबल, वर्क चार्ज पोस्ट।
डेली रेटेड स्टाफ है, डेली रेटेड स्टाफ है तो उसके लिए भी होता है। कैजुअल वर्कर्स अपॉइंटेड अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट, कैजुअल आप वर्कर ले रहे हो अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट। अब बात ये आती है कि ये एप्लीकेबल कहां नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। तो कहां पर ये नॉट एप्लीकेबल है? बात कर रहे हैं हम SC ST के रिजर्वेशन। तो कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे अभी। तो देखो, एक तो वो है अगर कोई टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, तो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ऐसी जो 45 दिन के अंदर अंदर की अगर पोस्टें हो, 45 डेज अराउंड, तो उसमें आपका रिजर्वेशन रोस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रिजर्वेशन की कोई जरूरत पड़ेगी। कोई भी पोस्ट है जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, स्पेस एंड ट्रेनिंग, पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ट्रेनीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE बोलते हैं इसको, उसके अंदर की पोस्टों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और पोस्ट जो भी पोस्ट फिल्ड बाय डेपुटेशन, पोस्ट फिल्ड बाय डेपुटेशन, डेपुटेशन से जो भी पोस्टें भरी जाती है उसमें नहीं है। बट अगर एलिजिबल कोई SC ST कैंडिडेट है तो वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, कंसीडर जरूर किया जाएगा। चलो, बेसिकली आपको समझा दिया कहां कहां पे ये नॉट एप्लीकेबल आपका होता है। अब समझेंगे बात, रिजर्वेशन का ही मसला चल रहा है सारा। रिजर्वेशन, इसको प्रमोशन में कैसे देखा जाता है? क्या प्रमोशन के केस में होता है रिजर्वेशन का चक्कर? तो डेफिनेटली यस होता है। कैसे होता है ये आपको समझा दिया हमने पहले, 15% और 7.5%, ठीक है, दोनों के लिए रहेगा। SC ST, यानी ST के लिए 7.5% और SC के लिए 15%, ठीक है। किस किस की प्रमोशन में है ये? B, C एंड D। अब D वैसे तो खत्म हो गया है, ग्रुप B और C। तो ग्रुप B और C की जो पोस्टें हैं उसके अंदर ये रिजर्वेशन आपका काम आता है। जो भी कौन से एग्जाम होंगे? LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जिनमें केवल इंस्टीट्यूट के, डिपार्टमेंट के, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाहर से कोई अप्लाई नहीं कर सकता उसमें, ठीक है जी। अब अगर अब एक तो ये केस हो गया, दूसरा हो गया, ये तो LDCE वाला हो गया। अब एक केस और होता है दूसरा। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका जो सीनियोरिटी बेसिस पे बोलते हैं जिसको, सीनियोरिटी कम फिटनेस। जो पहले सीनियर है, पोस्ट वेकेंट है, तो उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर हुई आपको? सीनियोरिटी कम फिटनेस से भी होता है। जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं उसको कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना होता है। जो आपका क्वांटिफिएबल डाटा है, ठीक है, अगर SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है तो उसको कलेक्शन करना, अप्लाई करना इस डाटा को हर एक कैडर पे सेपरेटली, मेंटेन करना रिजर्वेशन रोस्टर। अब रिजर्वेशन जो रोस्टर का मेंटेनेंस है ना, एक क्वेश्चन याद कर लेना, काम आएगा आपके, मेंटेनेंस या मेंटेन ऑफ रिजर्वेशन रोस्टर, ठीक है जी। ये आपका ऑफिस मेमोरेंडम है जुलाई 1997। तो कौन सी जुलाई का है? 2 जुलाई का सॉरी 2 जुलाई 1997 का है आपका ये।
ठीक है बच्चों। सीनियरिटी कम फिटनेस हो गया, मेंटेनेंस ऑफ रिजर्वेशन रोस्टर हो गया, और आपका एलडीसीई हो गया, और दूसरा क्या है, डीपीसी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, इसके थ्रू देखा जाता है कि सुटेबल कौन है जिसको प्रमोशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए हम यूज कर सकें। तो 2022 के अंदर का प्रोविजन है ये, जो ऑफिस मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलो। तो बच्चों अब बात करेंगे जो रिजर्वेशन है आपका एससी रिजर्वेशन। इसमें जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है। ऑब्वियसली ये बात सिंपल है, पता होगी आपको, बट फिर भी आपको बता देते हैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कहीं पे अगर 18 से 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो जनरल कैंडिडेट, तो एससी कैंडिडेट भर सकता है वहां पे 35 साल तक। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन, अब ये तो हुई डीआर में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। क्या प्रमोशन में भी मिलती है? सोचो, प्रमोशन में एससी को एज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। ठीक है, इसमें भी लगभग 5 साल ही मिलता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा जनरल कोई 50 साल तक एलिजिबल है, तो वहां पे एससी जो एलिजिबल होगा वो 55 साल तक रहेगा। यानी कि डेफिनेटली आप देखोगे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रमोशन में भी मिल जाता है। अब इस चीज को, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है, एक लाइजन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, लाइजन ऑफिसर कौन होता है? लाइजन ऑफिसर ये डेप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक का होगा। जो लाइजन ऑफिसर है वो डेप्यूटी सेक्रेटरी वाली रैंक का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, क्यों चुना जाता है ये? ताकि जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसका प्रॉपर देख सके कि किस हिसाब से क्या फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिस्पोजल है ग्रीवेंसेस की, वो देखना इनका काम होता है कि कोई ग्रीवेंस एससी एसटी सेल से अगर आती है, को मिलती है, तो उसमें क्या ग्रीवेंसेस को किस तरह से डिस्पोज करते। ठीक है, स्क्रूटनाइज करना होता है, स्क्रूटनाइज करना होता है वो डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी चीज आती है जो एससी एसटी से बिलोंग करती है। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, लाइजन ऑफिसर को क्या किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग इंपार्ट की जाती है। स्पेशल ट्रेनिंग गिवन, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग क्या है, दी जाती है। तो बेसिकली हमने आपको एससी रिजर्वेशन के बारे में अभी समझा दिया। अब नेक्स्ट बात आती है आपका ओबीसी रिजर्वेशन। तो ओबीसी होता क्या है, सबसे पहले आपने ये समझना है। तो देखो, एक लिस्ट है मंडल कमीशन की, ठीक है, और एक लिस्ट होती है स्टेट कमीशन की, जिसमें ओबीसी की जो है कास्ट के बारे में बताया है कि ये पर्सन ओबीसी होते हैं। जैसे यादव है, ठीक है, तो स्टेट की लिस्ट में, मंडल की लिस्ट में, इन मंडल कमीशन, इन दोनों में, ये नोट करना आप, इन दोनों में जो कंबाइंड नहीं, कॉमन कहेंगे, कॉमन, जो कॉमन लिस्ट निकलेगी उसी को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, और इस लिस्ट को, कॉमन लिस्ट को निकालता कौन? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, कल्याण जो डिपार्टमेंट है, कल्याण मंत्रालय है, उसका काम होता है। ठीक है, इसमें एक क्राइटेरिया इनकम का होता है। क्या होता है इनकम का? क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर, इस लेयर में क्या होगा, 6 लाख तक एनुअल इनकम, 6 लाख एनुअल एनम, ठीक है। बट इसको अब क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये लिस्ट, ये कितना हो गया अब, 8 लाख प्रति वर्ष हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है, 8 लाख। कब से है ये 8 लाख? 1 सितंबर 2017 से।
ठीक है, ये डेट भी याद रखनी है आपने, 1 सितंबर 2017 से। अच्छा, ये रिजर्वेशन होता कितना है? जैसे SC ST का जो रिजर्वेशन हमने आपको बताया परसेंटेज की फॉर्म में, ऐसे ये कितना होता है? ये होता है जी 27%। ठीक है, 27%। अच्छा, प्रमोशन में भी मिलता है क्या ओबीसी को? प्रमोशन, तो प्रमोशन में बच्चों नो है, यानी नहीं मिलता। जैसे SC को मिलता है ऐसे इनको नहीं मिलता। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? और जो ये एज रिलैक्सेशन है, अच्छा ये बात हमने की नहीं अभी, एज रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होती हैं उसमें एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल का रखा गया है। 3 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल जाती है ओबीसी के केस में। ठीक है, इसके लिए भी एक सेपरेट लाइजन ऑफिसर को रिक्रूट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है लाइजन ऑफिसर, ताकि वो काम सेम ही होगा। जैसे SC वाले SC के राइट्स के बारे में देखते हैं, ऐसे ही ओबीसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ओबीसी का? इसके बाद आपको अब समझा देते हैं फटाक से EWS के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ये विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है? ये है आपका 1 फेब 2019 से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज के अंदर देखने को मिलता है। होता कितना है ये? 10%। ठीक है, और क्या कंडीशन है? चलो जी, 10% हो गया। कंडीशन क्या होती है? एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कौन कौन होता है? तो देखो जी, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट में अलग अलग है। जैसे हरियाणा में क्या है, अगर आप हरियाणा में देखोगे तो हरियाणा में अगर स्टेट के लिए आपने EWS बनाना है, स्टेट के लिए EWS, तो आपकी जो इनकम है वो कितनी रहनी चाहिए? 6 लाख से कम। ठीक है, 6 लाख से कम। लेकिन सेंटर का कोई भी बनवाएगा तो उसको 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। ठीक है, 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया सारे पढ़ लेना। रेजिडेंशियल फ्लैट की अगर बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट से कम रहना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अगर किसी का MC में है रेजिडेंशियल जो फ्लैट, तो वो 100 स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड कहेंगे, सॉरी फिट नहीं कहेंगे, स्क्वायर यार्ड MC के अंदर, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करनी चाहिए, होना नहीं चाहिए। और कोई रेजिडेंशियल प्लॉट, ये फ्लैट की बात है, वो प्लॉट की बात है, 200 गज। ठीक है, इन अदर देन, MC की बात है, इन अदर देन नोटिफाइड MC। नोटिफाइड वो है जिसका एक तरह से कहेंगे जो पता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके अलावा 200 गज का नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है आप सबकी। ठीक है, अब बात आती है रिक्रूटमेंट की। सोचो EWS की 10 पोस्ट थी, 8 पोस्ट फिल हो जाती है। ठीक है, अब बची कितनी पोस्ट? 2 पोस्ट बची। तो ये 2 पोस्ट क्या कैरी फॉरवर्ड होंगी? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर। नहीं होता ऐसा। ठीक है, इसको कट कर लेना आप। क्लियर हुआ? कैरी फॉरवर्ड जो है EWS की पोस्टें कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। कैसे कैरी फॉरवर्ड कब होती है? कैरी फॉरवर्ड होती है एज आ बैकलॉग वैकेंसी। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी। तो ये बैकलॉग नहीं होती भाई। ठीक है, अब सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट सोचो, एक जो आपको नोट बताते हैं, वो नोट ये है, कोई पर्सन है, वो सिलेक्ट हो गया EWS में। ठीक है, लेकिन साथ के साथ वो फिजिकली डिसेबल्ड है
या ईडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली डिसेबल्ड है या एक्स सर्विसमैन है, तो क्या होगा, वो सेल बी प्लेस्ड, कहां रखा जाएगा उसकी सीट, अगेंस्ट द रोस्टर ऑफ ईयर मार्क्ड पोस्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस। मतलब देखो, ऐसे केस में, अब था तो वो फिजिकली डिसेबल्ड वैसे, ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल करता है, था वो फिजिकली डिसेबल्ड या एक्स सर्विसमैन, तो उसकी पोस्ट को एक्स सर्विसमैन फिजिकली डिसेबल्ड में नहीं रखा जाएगा, वहां पे रखा जाएगा जो पोस्ट ईयर मार्क होती है, निश्चित है, निश्चित ईयर मार्क का होता है निश्चित, कि अगर कोई आएगा तो ईडब्ल्यूएस आएगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा उस पोस्ट पे, ऐसा होता है ना, अगर सुटेबल एलिजिबल है तो ऐसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सिचुएशन, नेक्स्ट नोट, अगर ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट हो जाता है इन यूआर कैटेगरी, ठीक है, यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हो गया मेरिट बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट बेसिस, तो क्या होगा, अब नॉट काउंटेड एज ईडब्ल्यूएस, अब उसको ईडब्ल्यूएस के कोटे में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, वो सीट जनरल की बेसिस पे दिखाई जाएगी, यानी कि ईडब्ल्यूएस की सीट बची रहेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको क्लियर होगी, आपको समझ में आ गया। चलो अब रोस्टर की बात करेंगे, जो मेन हम कह रहे थे आपको रोस्टर के बारे में बताएंगे। अब जो रोस्टर क्या होता है, रोस्टर है जो वो पोस्ट बेस्ड है, आजकल जो हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, आप पॉइंट को याद रखना, पहला जो पॉइंट है, पहला होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन, ठीक है, ओपन कंपटीशन, इस लाइन को याद रखो, हो गया। इसमें क्या होगा, ऐसे केस में बनता है 200 पॉइंट का रजिस्टर, जो रोस्टर है 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट में क्या होगा, एससी के 15%, तो 15% में बच्चों कितने पॉइंट बन जाएंगे, आप लगभग डबल कर लो, 30 पॉइंट, लगभग क्यों करने, क्योंकि 200 पॉइंट है ना, एसटी है 7.5 यानी 7.5%, डबल कर लो 15 पॉइंट। ओबीसी का कितना होता है 27% रिजर्वेशन, तो 27 के डबल कर लो 54 पॉइंट्स, ओबीसी का हो गया। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का कितना होता है 10%, तो 10% में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 20 पॉइंट्स। अब कितने बचे रिमेनिंग, इनके जो रिमेनिंग है वो बचे बच्चों आपके 81 पॉइंट्स फॉर अनरिजर्व। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि 81 पॉइंट्स अनरिजर्व के लिए रखे जाएंगे बनाने के लिए, हो गया। अब पहली सिचुएशन आपको बता दी, अब सेकंड सिचुएशन क्या है, इसी रोस्टर के अंदर, ठीक है, जो रोस्टर है इसमें सेकंड जो सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस बट अदर देन ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन के अलावा। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो रोस्टर है, ठीक है जी, वो बनेगा आपका 120 पॉइंट का। अब 120 पॉइंट के हिसाब से एससी का जो होता है वो 16.66% निकलता है रेशो, 15% नहीं होता, थोड़ा ज्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा 20 पॉइंट्स। एसटी का वही रहेगा 7.5%, तो एसटी का कितना निकलेगा 9 पॉइंट्स, 120 में से निकाल लेना ये। और ओबीसी का कितना है, थोड़ा सा कम है 25.84%, तो ये आ जाएगा आपका 31 पॉइंट्स।
उसके बाद बच्चों होता है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का 10%, तो 120 का 10% 12 हो जाएगा, तो 12 पॉइंट्स। अब कितने बचे? अब रिमेनिंग कितने रहे? रिमेनिंग रहे आपके 48। तो जो 48 पॉइंट्स है ना, ये आपके जनरल के रखे जाएंगे, यानी कि अनरिजर्व के। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? अब रोस्टर का हमने आपको बता दिया। अब देखो, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं ईडब्ल्यूएस के केस में, इस चीज को आप नोट करना। कोई एससी कैंडिडेट हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, अगर ये कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं ऑन मेरिट, सिलेक्ट ऑन मेरिट, तो क्या होगा? ये अगेंस्ट दिखाए जाएंगे आपके यूआर के, ना कि एससी, एसटी, ओबीसी। ये बात तो आपको क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर होगी कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी का कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है मेरिट बेसिस पे, तो उसको एससी, एसटी, ओबीसी के जो रोस्टर पॉइंट्स हैं उसमें नहीं दिखाया जाएगा, उसको अगेंस्ट यूआर दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। तो पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन का हमने आपको 200 पॉइंट वाला रोस्टर भी बताया, ठीक है, 200 पॉइंट्स वाला, और आपको बच्चों 120 पॉइंट वाला भी बताया। ठीक है, तो आगे आपको बताएंगे इसमें कि ये पॉइंट का होता कैसे है। जैसे अगर पोस्टों का मैं नंबर वाइज लिखूं कि 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ऐसा फिक्स होता है। जैसे ये भाई पहली ये 7 नंबर ये एससी के लिए रिजर्व है, फिर 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, फिर 11 होगी, 12 होगी, फिर कहीं पे को पता लगेगा आपको कि ये 11 नंबर है वो ओबीसी के लिए रखी जाएगी, फिर 15 पे आ जाएगा जैसे बली चले भाई ये ईडब्ल्यूएस के लिए रखी जाएगी। तो ऐसा फिक्स है। ठीक है, तो मिनिमम पोस्टों की बात भी की जाती है कि अगर केवल 13 ही पोस्ट है तो कैसे रोस्टर बनाया जाता है। ठीक है, कौन सी कितनी सीटें हैं ईडब्ल्यूएस और वो दिखानी पड़ेंगी आपको। तो आई थिंक ये क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी अभी, तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये टॉपिक क्लियर करके नेक्स्ट टॉपिक भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्दर आप टेलीग्राम को मेनली ज्वाइन कर लो। जो मेन टेलीग्राम चैनल है उस पर हमारे 2K+ सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 2K सब्सक्राइबर्स आप सबके कॉपरेशन से हो चुके हैं। तो ज्वाइन अगर करना है प्रिपरेशन के लिए तो मेन चैनल पे जाओ, वहां से आपको पिन मैसेज मिलेगा। उस पिन मैसेज में आप देख सकते हो कि आप किस तरह से हमें ज्वाइन कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।